नमस्कार। पिछली बार हम लोग ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट्स की बात कर रहे थे। थोड़ा सा पीछे चल के कुछ चीज़ें और एक बार देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे कि क्लाइमेट चेंज एक्चुअली में होता भी है कि नहीं होता है, और हुआ है तो पास्ट में हुआ है कि नहीं हुआ है, और कितना इन्फ्लुएंस ह्यूमन एक्टिविटीज़ का उस पर है। लेकिन ग्रीन हाउस में जो हम लोग ने बात की उसमें ये देखा गया है अमूमन कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ काफ़ी अफेक्ट करती हैं ये ग्लोबल वार्मिंग या तो अर्थ को वार्म करने में। ये बात हमने कुछ और भी स्लाइड्स में पिछली बार की थी, तो थोड़ा सा एक बार पीछे चल के इसको भी देख लेते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ अ नॉट नेचुरल प्रोसेस दैट वार्म्स द अर्थ सरफेस। तो एक तरह से तो ये नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें बात हो रही है कि जो सन की एनर्जी आ रही है, अब रेडिएशन आ रहा है अर्थ की तरफ, वो एटमॉस्फेयर से पास होता हुआ आता है। कुछ तो अर्थ के ऊपर आ जाता है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है वापस बैक। यही बात है कि सम गेट अब्सॉर्ब्ड, उसको अब्सॉर्ब भी करता है, थ्रू भी करता है, और कुछ री रेडिएट बाहर भी कर देता है। लेकिन री रेडिएट जो अर्थ से होता है, जो लॉन्ग वेव जाती हैं, वो आपका रेडिएशन जो है वो ग्रीन हाउस के लिए काफ़ी कारगर है और वही करता है। और ग्रीन हाउस गैसेस क्या क्या हैं ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। वाटर वेपर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, आपका ओजोन आपकी बात हो रही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, तो ये हम लोग ज़्यादातर जो रेफ्रिजरेशन में यूज़ करते थे, ये बात हम पहले भी कह चुके हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग डायरेक्टली रिलेट कर रहे हैं कि हम लोग जो फ्यूल, नेचुरल फ्यूल्स हैं, जिसको बायोगैस हो या तो हम लोग जो बर्न करते हैं करके गाड़ियों में, उसकी वजह से ये हो रहा है। और भी कारण है धुआं उठने के, जिसमें ज़्यादातर ये सर्दियों के मौसम में देखा गया है कि इसको काफ़ी इफेक्ट करता है। अब कुछ रीज़न्स यहाँ पे भी दिए गए हैं कि अगर ये सिस्टमेटिकली हम लोग अगर ये देखते हैं इसको कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों हो रहा है, तो पहला जो स्टेप है उसको देखेंगे तो सोलर रेडिएशन रीचिंग द अर्थ सरफेस or the Earth's atmosphere, some of this is reflected back into the atmosphere. आपका ये रेडिएशन आया, कुछ तो पार हुआ, लेकिन कुछ जो है ये आपका रिफ्लेक्ट बैक हो गया, कुछ एब्जॉर्ब भी करता है करके। सेकंड है द रेस्ट ऑफ द सन एनर्जी, जो इससे पास हुई एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द लैंड, ओशन, हीटिंग द अर्थ। तो ये धरती को गर्म करता है। अब धरती गर्म जब होगी, वार्म अप होगी, तो ये फिर से एक रिफ्लेक्ट करेगी, और दैट व्हाट वी कॉल द हीट रेडिएट्स फ्रॉम अर्थ टुवर्ड्स द स्पेस, वापस जा रही है। लेकिन कुछ जो उसका पोर्शन है, सम ऑफ दिस हीट इज ट्रैप्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस का एक कैनोपी बना हुआ है ऊपर, जो कि इसको ट्रैप करता है और ये वापस हमारे धरती पे आता है। तो दैट इज व्हाट द ग्रीन हाउस गैस, ट्रैप्ड बाय द ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, कीपिंग द अर्थ वार्म इनफ टू सस्टेन लाइफ। ये पहले भी एक बार हमने बात की है कि ये ग्रीन हाउस गैस अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हमारा अर्थ वार्म नहीं होता और ये सस्टेनेबल नहीं होता लाइफ के लिए। तो ये भी एक नेचुरल प्रोसेस ही है जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर हैं। और लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, एग्रीकल्चर एंड लैंड क्लियरिंग है, increase in amount of which increases the amount of greenhouse gases released into the atmosphere. ये भी एक मुख्य कारण है, एक मुख्य कारण है। वैसे बहुत सारे दूसरे भी हैं जो कि ग्रीन हाउस को कि उसमें इफेक्ट में इजाफा करते हैं। नाउ जो ट्रैप हो गया है, दिस इज ट्रैपिंग एक्स्ट्रा हीट। एक्चुअली ये ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, और वही रीज़न है जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर राइज हो रहा है करके। ये सारे जो कारण दिए गए हैं यहाँ पे, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी होता है, लैंड क्लियरेंस की वजह से भी होता है, आपका प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ फूड भी होता है, क्योंकि आपकी काफ़ी फैक्ट्रीज इसके साथ लगी है। सिर्फ खाना बनाना और ये करना नहीं है, लेकिन उसका भी वेस्ट डिस्पोजल भी है, उससे भी हो रहा है करके। कंजम्पशन ऑफ फ्यूल, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, वुड हो गया आपका, कटिंग का है, रोड कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, काफ़ी कुछ जो है ये ग्रीन हाउस गैसेस को आपके सोर्सेज हैं ये वाले। तो यही बात है कि ये जो
एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है और जो अर्थ को सरफेस को वार्म रखता है, उसी वजह से इट इज़ अलाउिंग द लाइफ ऑन द अर्थ टू एग्जिस्ट, नहीं तो ये नहीं होता करके। अब प्रॉब्लम इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस जो है, रीजंस जो ज़्यादातर हम लोग बात करते हैं वो ये है कि हम लोग कोल ज़्यादा बर्न कर रहे हैं, ऑयल फॉसिल फ्यूल है, नेचुरल गैसेस को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही है। लैंड क्लियर कर रहे हैं, रिड्यूसिंग एग्रीकल्चरल एरिया, तो ये भी एक रीज़न देखा गया। अब लॉन्ग वेव रेडिएशन जो हम लोग पहले से भी बात करते आ रहे हैं, फ्रॉम अर्थ सरफेस जो बाहर जा रहा है करके, आर रेडिएटेड बैक टू द सरफेस बाय ग्रीन हाउस गैसेस। तो ये एक तरह का लेयर बनाया है, कैनोपी बना के रखा है, जिससे ये वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब ग्लोबल वार्मिंग जो है, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, देयर इज़ एन इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर। अब इसके सिग्नेचर्स क्या हैं, जो फुटप्रिंट्स हम लोग बात करेंगे कि इसके फुटप्रिंट्स क्या हैं करके, हमको कैसे दिखाई देंगे इसके। तो ये देखा गया है कि टेम्परेचर राइज हो रहा है, और टेम्परेचर राइज की वजह से जो आपका सी लेवल है वो भी राइज हो रहा है, क्योंकि ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे आपके, और ग्लेशियर से जो पानी आएगा और जो उसका पानी का एडिशन होगा, उसकी वजह से ओवरऑल आपका सी लेवल राइज होगा। और वो क्या अफेक्ट क्या कर रहा है वहाँ पे, इनंडेशन ऑफ फ्रेश वाटर, मार्शलैंड्स, लो लाइंग सिटीज़ एंड आइलैंड्स एंड सी वाटर, ये पूरा आपका अफेक्ट करता है। और ये दूसरा भी एक देखा गया है कि पैटर्न ऑफ रेनफॉल भी चेंज हो रहा है आपका। टेम्परेचर बढ़ेगा, आपका जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हम लोग बात करते हैं, तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में देखेंगे तो भाई आपका भाप बनेगी, फिर आपका बारिश ज़्यादा होगी, लेकिन किसी इलाके में बारिश ज़्यादा होगी, किसी इलाकों में कम होगी। तो ये भी एक चेंज ऑफ रेनफॉल पैटर्न की वजह से और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है करके। कहीं जगह पे सूखा पड़ेगा, कुछ एरियाज़ में हम लोग देखते हैं कि फॉरेस्ट फायर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं करके। तो ये भी एक कारण है कि आपका ग्लोबल वार्मिंग, मतलब आपका जो अर्थ है वो वार्म की तरफ जा रहा है, वो ज़्यादा हीट हो रहा है करके। और कुछ एरियाज़ में हमने देखा है कि इरेटिक फ्लड्स बहुत ज़्यादा, काफ़ी देशों में ऐसे जगह थी जहाँ पे कभी सुनने में नहीं आया था कि इतनी फ्लडिंग होती है, लेकिन काफ़ी मेजर सिटीज़ में, वेल प्लान सिटीज़ में भी फ्लडिंग हुई है करके। इंक्रीज्ड लाइकलीहुड ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स, ये आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं आजकल। फ्लडिंग इवेंट्स अमूमन देखा गया है, साइक्लोन, स्टॉर्म्स, हरिकेन्स, क्लाउड बर्स्ट जो देखा गया, बादल फटना, बादल का फटना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इंडिकेट करती हैं आपको टुवर्ड्स द ग्लोबल वार्मिंग करके। कारण सिर्फ एक नहीं है, जो कारण हम लोग बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही उसका कारण नहीं है, बहुत सारे दूसरे भी कारण हैं, उस पर भी हम लोग आज बात करेंगे, या तो अगले लेक्चर में उस पर भी बात करेंगे कि क्या कारण है जिसमें ये क्लाइमेट जो है वो चेंज होता है, और क्या पहले ह्यूमन इन्फ्लुएंस था जिसकी वजह से, मतलब आज से हम 20,000 वर्ष की बात कर लें पुराने, पीछे चले जाएं, तो क्या इतना ह्यूमन पॉपुलेशन था कि वो क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहा था, जो कि हम लोग बात करते हैं आजकल कि क्लाइमेट इज़ गेटिंग अफेक्टेड, क्लाइमेट चेंज हो रहा है बिकॉज हम लोग ज़्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं। प्रदूषण एक कारण है, और वो वही सिर्फ कारण नहीं है, मतलब ये इसकी मुख्य बात है। तो सिग्नेचर जो हैं, फुटप्रिंट्स क्या मिलते हैं आपका, मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स, ये काफ़ी तेज़ी से ये घुलना शुरू हो गए हैं, हम लोग मेल्ट होना शुरू हुए हैं। तो पोलर्स में इस तरह की ये देखा गया है। ब्लीचिंग ऑफ कोरल रीफ्स भी हैं जो कि काफ़ी अहम मानी जाती है, इस तरह की आपके क्लाइमेटिक इंडिकेटर्स की तरह देखा जाता है उसको। तो वो भी देखा गया है कि उसमें भी आपका एसिडिफिकेशन ज़्यादा हो रहा है करके, और दिस इज़ ड्यू टू कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन। तो कार्बन ज़्यादा है आपका एटमॉस्फेयर में और वो जा रहा है समुद्र में, तो वो आपके कोरल्स को भी अफेक्ट करता है करके। सो दैट इज़ अनदर वे ऑफ लुकिंग दैट 1/3 of the coral reef now appears to have been severely damaged by warming sea. सो जो समुद्र का पानी है उसका भी टेम्परेचर बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। तो ये चीज़ें हैं, दिस आर इंडिकेटिव, और हम लोग कह सकते हैं फुटप्रिंट्स ऑफ आपका ग्लोबल वार्मिंग।
अब कार्बन की ज़्यादातर बात की जाती है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट है जो कि आपका ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा करता है करके। सो कार्बन फुटप्रिंट है जिसमें हम लोग देखें ये वो क्या है आपका कार्बन फुटप्रिंट क्या कहते हैं, मेजर ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन एमिशन। सो मीथेन एमिशन और आपका कार्बन डाइऑक्साइड का ये है, तो वो आपका टोटल कार्बन हम लोग देखते हैं कैलकुलेटेड एज कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट यूजिंग द रिलेवेंट 100-year ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। नाउ इसमें आगे अगर देखते हैं कि फ्रॉम अ डिफाइंड पॉपुलेशन कितना मतलब ये रिलीज हो रहा है, सिस्टम कहाँ से आ रहा है, मतलब एक पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि उससे कितना कंसिडरेबल रिलेवेंट सोर्स क्या है उसका। तो ये भी देखा गया कि सिंक एंड स्टोरेज कहाँ पे जाता है, किस एरिया में ये जाके, मतलब ज़्यादातर ये देखा गया है कि सिंक जो एरिया है या स्टोरेज एरिया है वो समुद्र को माना जाता है करके, तो सारा ज़्यादातर स्टोरेज वहाँ पे होता है। नाउ टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, इवेंट, products or the person to directly and indirectly supported human activities usually expressed in equivalent tons of carbon dioxide. So ये sources हैं सारे बताए गए हैं कि कहाँ कहाँ से आता है आपका करके। तो ये आपके कार्बन फुटप्रिंट्स का वो करके। अब ये देखा गया कि टिप्स क्या दी गई हैं कि इसको कैसे रिड्यूस किया जाए। ये कार्बन जो है हमारा काफ़ी सोर्सेज से आता है कि भाई आपका मतलब एक या तो एक इंडिविजुअल पर्सन से आ रहा है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसको वो पूरा उसकी पैदावार कर रहा है, कैसे हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं करके। इसमें वो भी है कि आप जो है ये फॉसिल फ्यूल है आपका पेट्रोल जो है डीजल है उसको भी कम इस्तेमाल करें, गैस को कम इस्तेमाल करें। तो ये बताया गया कि टिप्स हैं फॉर रिड्यूसिंग योर कार्बन इंडिविजुअली, कैसे कर सकते हो आप करके, या तो एक मास में कैसे करते हो, या ऑर्गेनाइजेशन अगर करना चाहे तो उसको कैसे करेगा। तो ये कुछ टिप्स हैं जैसे कि कहा जाता है कि कार पुलिंग एटलीस्ट वंस अ वीक, मतलब आप जो हैं सड़कों पे कम गाड़ियाँ उतारो, एक एक बंदा अगर जा रहा है गाड़ी में तो उसकी जगह पे आप शेयर करके चले जाओ पुल करके। तो वो है गो 1 वीक विदाउट यूजिंग डिस्पोजेबल कप्स गिवन टू यू फॉर द कॉफ़ी। क्योंकि अब ये कहोगे कि भाई कॉफ़ी का कप से क्या लेना देना, कॉफ़ी का कप जो है जो बनेगा उसमें भी तो आपका एनर्जी लगेगी पूरी। फिर आता है आपका ट्राई टर्निंग ऑफ लाइट्स इन एन एम्प्टी रूम एट होम और इन योर डोर, या तो ऑफिस में आप हैं तो उसको बंद करें आप करके, उसका कंजम्पशन ना करें, क्योंकि बिजली पैदा करने में भी आपको काफ़ी कुछ मशक्क़त करनी पड़ती, काफ़ी मशीनरी उसमें भी लगती है करके। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आप कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ ईटिंग लंच ऑन कैंपस ट्राई पैकिंग वेस्ट फ्री मीनिंगफुल नो प्लास्टिक, मतलब इसके लिए है करके। तो ये काफ़ी पॉइंट्स दे रखे हैं जिससे हम लोग कोशिश करें तो हम लोग जो है कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। अब इसके ऊपर काफ़ी कुछ चर्चाएं हुई हैं और कुछ स्ट्रैटेजीज़ भी बनाई गई फॉर रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। सो ये कहा कि आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड द हिस्टोरिक चेंज एंड प्रेडिक्ट द पोटेंशियल चेंजेस थ्रू मॉडलिंग, ये भी कर सकते हो आप करके, प्रोवाइडेड आपके पास पूरा अच्छा डेटा है तब आप कर सकते हो। पॉलिटिकल commitment to establish this balance between reducing of greenhouse gases and economic demands for more fossil fuel। ज़्यादातर ये देखा गया है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा कार्बन प्रोड्यूस कर रही है या कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रही है, तो उनको कहा जाता है कि आप कम करिए अपना, लेकिन ऐसा नहीं है, आगे हम लोग उस पर बात करेंगे करके। सो ये एक कमिटमेंट्स होते हैं, लोग कहते हैं कि ठीक है हमारे देश से इतना कार्बन जो है हम लोग रिड्यूस करेंगे, ये है कुछ। तो कुछ कमेटीज़ बनी हैं, कुछ बड़े स्ट्रैटेजिक प्लान्स बने हैं, नॉट एट द नेशनल लेवल बट इंटरनेशनल लेवल पे ये हुआ है करके। सो एक आया था क्योटो प्रोटोकॉल, ये 2005 में था, ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट था जिसमें 166 नेशंस ने इसको साइन किया और उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि भाई हम लोग अपना जो एमिशन है
ग्रीन हाउस गैसेस का। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक उसी का पार्ट है। लेकिन ओवरऑल अगर बात करते हैं, जो हमने ग्रीन हाउस गैसेस की बात की, तो उसको उन्होंने कहा कि हम रिड्यूस करेंगे, ये हम प्रॉमिस करते हैं आपको, हमने साइन किया है ये ट्रीटी और जो भी प्रोटोकॉल साइन किए हैं करके। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल जापान में हुआ था, इसका नाम जो है उसको ये बताया गया, ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट था। तो ये कहा कि हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे। सो डेवलप्ड अंडर, ये कहाँ पे बना, क्या हुआ, डेवलप्ड अंडर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये बना है UNFCCC, इस पे ये इसके तहत बनाया गया इसको करके। पार्टिसिपेटिंग कंट्री दैट हैव साइंड द क्योटो प्रोटोकॉल हैव कमिटेड, मतलब उन्होंने सबने कहा कि यार हम जो है अपना एमिशन है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेकिन बाकी जो गैसेस भी हैं उसका भी एमिशन कम करेंगे करके। तो वो एक ट्रीटी साइन हुई, या तो आप कह सकते हैं कि प्रोटोकॉल साइन हुआ, और सबने कहा कि ये क्या। नाउ इफ participant countries continue with emission above the target, then they are required to engage in emission trading, that is buying credits from other participating countries who are able to exceed their reduction targets in order to offset. तो फिर ये भी कहा गया कि भाई चलो ये कंट्री का पर्टिकुलरली इतना एमिशन होगा, लेकिन दूसरी कंट्री अगर उससे ज़्यादा कर रही है और वो दूसरी एक नेबरिंग कंट्री है जो कम कर रही है, तो उससे वो क्रेडिट खरीद सकती है या तो ले सकती है करके। तो उसमें भी एक तरह का बिजनेस होगा और आपको उसका भरपाई करनी पड़ेगी। तो ये भी एक था, लेकिन ये किस हद तक कारगर रहा ये अभी तक कोई इसमें समझ नहीं पाया है चीज़ों को। गोल क्या था? द गोल्स ऑफ क्योटो वेयर टू सी पार्टिसिपेंट्स collectively reducing emission of greenhouse gases by 5.2% below the emission level of 1990 by 2012। ये तो और ऑलमोस्ट 10-12 साल पहले की बात है कि अब तक यहाँ आपने रिड्यूस किया कि नहीं किया। डिफरेंट टारगेट्स फ्रॉम इंडिविजुअल कंट्रीज हैव बिन असाइंड। सो डिपेंडिंग कि आपका क्या कंजम्पशन है वहाँ पे देश में। तो ये जो बात हो रही है 1990 से 2012 की हो रही है। दो मतलब तब तक आप जो है अपने एमिशन कंट्रोल कर लो और उसको रिड्यूस करो, तो कितना, सिर्फ 5% के आसपास आप बात कर रहे हैं। लेकिन आपको जो है ये असाइन करा जाएगा कि आप कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं। बिकॉज एक यूजुअली ये देखा गया कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में कंस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, तो कार्बन जो है ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना काफ़ी मतलब ये माना जाता है कि होगा वहाँ पे। लेकिन अगर उससे ज़्यादा कर दिया तो आपको जो है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू बाई क्रेडिट्स फ्रॉम दैट। कुछ कंट्रीज़ में तो इस तरह से किया है कि अगर आप अपना डेली डे टू डे एक्टिविटी में अगर आपने गाड़ी इस्तेमाल नहीं की, आपने जो क्रेडिट्स जमा किए, तो उसका आपको इंसेंटिव मिलेगा करके। और ये जहाँ तक हमारा अंदाज़ा है, सिंगापुर में है इस तरह से। तो आप ज़्यादातर जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलें और आप उसकी इंफॉर्मेशन आपके कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन को दें, तो आपको इजाफा कुछ इंसेंटिव्स मिलेंगे उसमें करके। अब कार्बन एमिशन बाय कंट्रीज़ अगर ये देखें, ये भी बहुत नया डेटा नहीं है, पुराना ही है। लेकिन अगर ये देखा जाए तो सिर्फ हमारे देश कितना कर रहा है, 5.78 कर रहा है। सबसे ज़्यादा क्या है, कहाँ पे है करके आपका देखेंगे तो ये देखेंगे तो यहाँ पे आपका किलो टन्स में है। यूनाइटेड स्टेट्स कर रहा है, चाइना कर रहा है करके, और यूरोप भी उसके मतलब ऑलमोस्ट ये है। एंड ऑल अदर कंट्रीज़ में आप देखेंगे तो ये चाइना ऑलमोस्ट इसके बराबर है करके। और जर्मनी जो है 2.6 कर रहा है, जापान 4 कर रहा है, आपका रशिया 5.6 है। तो हमारा और रशिया का मोरलेस एक सा है करके। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स कभी कभी 18.11% कर रहा है, लेकिन चाइना सबसे ज़्यादा है। बहुत धूम कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। अब ये कितनी कंट्रीज़ जो हैं इस क्योटो प्रोटोकॉल को लागू कर पाई और कितनी कंट्रीज़ ने इस पे अमल किया, ये एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन मोटा मोटा जो अगर देखें तो ये किलो टन में जो आपका है ये एमिशन यहाँ पे दिखाया गया है। तो हमारा देश तो बहुत ही कम इसको वो करता है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे।
फिर आता है शेयर ऑफ ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन फ्रॉम फ्यूल कंजम्पशन। फ्यूल कंजम्पशन जो हम लोग कहते हैं यार बहुत तेल ना जलाओ, ये करो और गैस वाली गाड़ी चलाओ करके, इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाओ, तो इसमें कौन सा वाला देश जो है वो सबसे ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है करके। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी चाइना ही आगे है आपका, ऑलमोस्ट 28% है। फिर यूनाइटेड स्टेट्स है 15%, इंडिया तो 6% पे है करके, इंडिया 6% पे है। लेकिन हमारा डेवलपिंग कंट्री है अभी भी, ये सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, और ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड करीब 21 कर रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा चाइना कंज्यूम करता है करके। और जापान और ये सबको देखेंगे तो ये तो बहुत ही कम है करके इनका, ये 4% पे आ रहा है जापान, यहाँ पे जर्मनी 2% पे है। सो ये कंजम्पशन था 2015, आज हम लोग 10 साल पहले की बात कर रहे हैं करके। अब ये इस पे ये दूसरा जो टॉपिक है हम इस पे जाएंगे। अब ये बात है कि जो बात है कि आपका सोलर रेडिएशन धरती पे आया, सन से आ रहा है, शॉर्ट वेव आया, कुछ एब्जॉर्ब किया एटमॉस्फेयर ने, कुछ रिफ्लेक्ट कर दिया बाहर, कुछ जो पार हुआ उससे वो धरती पे आके धरती को गर्म किया उसने, अर्थ को वार्म किया उसने। अर्थ से जो रेडिएशन निकला वो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से कुछ रिफ्लेक्ट हो गया वापस और कुछ पार कर गया एटमॉस्फेयर में, और वो वार्म कर रहा है अर्थ को। वो ग्रीन हाउस गैस जो है वो ज़्यादा वार्म अप कर रहा है। अब ये एक साइंटिस्ट हैं पीटर एल वार्ड करके, इनका जो कहना है थोड़ा सा अलग है करके। हालांकि इस पे आप चर्चा कर सकते हैं, फोरम पे हम कुछ पेपर्स आपको भी देंगे जिसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इनका एक कहना वो है करके कि द ग्लोब वार्म्ड 1 डिग्री सेंटीग्रेड सिंस आपका 1970 से, ये जो है करीब करीब 1 डिग्री का इजाफा हुआ है यहाँ पे सिंस 1970। ग्रीन हाउस वार्मिंग थ्योरी इज मिस्टेकन, ये कुछ हद तक एग्री नहीं करते हैं इस पे करके। इनफैक्ट इट इज़ नॉट इवन फिजिकली पॉसिबल, वो मना ही करते हैं, वो कहते हैं कि होता नहीं है ऐसा करके। अब उनके भी अपने विचार हैं, तो हर साइंटिस्ट के अपने विचार होते हैं करके। सो ये कहते हैं ए ब्लैंकेट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस कैन स्लो कूलिंग बट कैन नॉट कॉज हीटिंग, मतलब अर्थ की कूलिंग कुछ स्लो डाउन करेंगे, हीट नहीं कर पाएंगे करके। और ये दूसरा कहता है कि ए बॉडी ऑफ मैटर कैन नॉट बी हीटेड बाई एब्सॉर्बिंग इट्स ओन रेडिएशन। ये पूरा अपना लेटेंट हीट और उससे ये बात करते हैं कि ये क्या, इसके वजह से ये जो है ये हो नहीं सकता है कि अपने ही उससे ये धरती अपने आप को गर्म नहीं कर सकती है, तो ये रेडिएशन की बात है करके। सो मैटर कैन ओनली बी हीटेड बाय एब्सॉर्बिंग रेडिएशन फ्रॉम हॉटर बॉडी, बिकॉज हॉटर बॉडी कंटेन्स मच हायर एम्पलीट्यूड्स एंड फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ऑल बॉन्ड्स होल्डिंग मैटर टुगेदर एज पर द प्लैंक्स लॉ। तो कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है करके। एनीवे, एक तो इनका ये बात है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो पॉसिबल नहीं है, अर्थ अपने आप को वार्म नहीं कर सकती है अपने आप के रेडिएशन से, ये इनका दावा है करके। अभी और भी कुछ चीज़ें हैं जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे, और वो आपका क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो हमने बताया था उस पर हम लोग कुछ बात करने की कोशिश करेंगे वो अगले लेक्चर में। तब तक के लिए यहीं रुकते हैं। थैंक यू सो मच, नमस्कार।